तो ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार नेता किस संदर्भ में आप पूछना चाह रहे हैं? सुरेश चंद्र जैन जी के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? मैं ऑल ओवर पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसे अपना आइडियल मानते हैं ईमानदार नेता? अगर आप मेरे से आप सही से पूछेंगे, मैं सुरेश चंद्र जैन जी अपने बाबा जी को अपना आइडियल मानता हूँ, चाहे कुछ भी हो। क्या आप मानते हैं कि रुड़की डेवलपमेंट की ओर है? आप मानते हैं इस बात को? सर फिलहाल तो मैं नहीं मानता रुड़की डेवलपमेंट की ओर है। रुड़की को एक एजुकेटेड, एक विजनरी नेता की जरूरत है। यादव जी ने कहा कि कोई भी नेता रुड़की में ईमानदार नहीं है, वोटें खरीदे जाती हैं, बेची जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं, उसको लेकर कांग्रेस के काल में भी था ये करप्शन, बीजेपी काल में भी है करप्शन से। अगर कोई नकार रहा है तो वह अपने आप से झूठ बोल रहा है, वह अनभक्ति में लीन है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी चेरब जैन जी, जो फोनिक्स कॉलेज के चेयरमैन भी हैं। अपना एक शिक्षण संस्थान चलाते हैं, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि कितने कार्य लोगों के लिए कर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है रुड़की हब में। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। सर, आप सीधा ग्राउंड जीरो पर कार्य कर रहे हैं। सांस्कृतिक हो कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम हो, सब में आप दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बड़ी मुझे अच्छा लगता है कि धरातल पे मैं काम कर रहा हूँ, मेडिकल कैंप्स लगा रहा हूँ, यदि कहीं शोभा यात्रा निकल रही है उसमें भाग ले रहा हूँ। तो ये तो मेरे लिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। ये समाज के लिए तो एक तरीके से हो ही रहा है, लेकिन मुझे अपने मन की शांति मिल रही है, इसलिए मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ। और ये एक, अगर मेरे को भगवान ने कुछ संपन्न करा है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपना जो मेरे पास है वो समाज के साथ उसको शेयरिंग कर पाऊँ, उसे बांट पाऊँ, व समाज के उत्थान के लिए कुछ काम कर पाऊँ। 2 शिविर आप अभी तक लगा चुके हैं, 40 वार्डों में आप शिविर लगाने जा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं कि इन जो शिविर लगा रहे हैं आप, जो मलेरिया चल रहा है, डेंगू चल रहा है, ये उससे ख़त्म हो जाएगा, या सरकारों को भी और जो नगर निगम हैं, जो पॉलिटिक्स में फ़िलहाल हैं, उन्हें भी कुछ कार्य करना चाहिए? सर देखिए, जनप्रतिनिधि या फिर जो हमारे अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट है, उनको तो सबसे पहला दायित्व उनका बनता है। ठीक है, जनता का स्वास्थ्य, जनता के स्वास्थ्य के बारे में देखना, जनता को बेसिक नेसेसिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही, सबसे पहला दायित्व उनका है। बट एज एन इंडिविजुअल भी, यदि हम समर्थ हैं, यदि भगवान ने हमें समर्थ बनाया है, तो हमारा भी एक भारत के नागरिक होने के नाते, रुड़की का नागरिक होने के नाते एक हमारी भी ड्यूटी बनती है कि जितना हम समाज को दे पाएँ उतना दे पाएँ। और इसी सब के चलते मैं जो ये 2 मेडिकल कैंप लगा चुका हूँ, तीसरा मेडिकल कैंप हमारा ऑलरेडी प्लान हो गया है, जिसमें हम वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6 एक साथ कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो और उसमें मलेरिया, डेंगू के भी हम टेस्ट करवाएंगे। जितना हमसे हो पा रहा है हम उतना कर रहे हैं। अच्छा, आपका परिवार पहले से ही राजनीति में है, सुरेश चंद्र जैन विधायक रहे हैं, आपको वहाँ देखा भी गया है, उनके लिए काम भी किया आपने, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप भी राजनीति में आकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, राजनीति में आने का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो लोगों की सेवा करना ही है जी। भगवान की दुआ से हम लोग बहुत संपन्न हैं, संपन्न परिवार से आते हैं, तो कोई राजनीति में आने का मकसद हमारा पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। जो एक राजनीति का माहौल बहुत गंदा सा हो गया है, जिसमें केवल राजनेता का मकसद एक बिजनेस हो गया है जी। वो राजनेता इसलिए बनता है क्योंकि वो वहाँ से बिजनेस कर पाए, वो हमारे मन में विचार बिल्कुल नहीं है। अगर हम कभी राजनीति में, रुड़की की जनता हमें कभी राजनीति में जनप्रतिनिधि बन के चुनती है, तो मेरा सबसे पहला दायित्व ये होगा कि जो जनता का पैसा जनता सरकार को देती है, वो पूरा का पूरा 100% जनता के लिए ही इस्तेमाल हो पाए और जनता को जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनसे मुहैया कराया जा सके। अच्छा, जैसे आप रुड़की को भली भांति देख रहे हैं, पहले भी आपने रुड़की को देखा है, तो क्या मानते हैं रुड़की कितना बदला है? सर, क्योंकि प्रदीप बत्रा चेयरमैन और 3 बार के विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहे हैं, कांग्रेस सरकार में भी रहे हैं, तो आप के नज़रिए से कितना बदला है और क्या क्या दिक्कतें अब आज रुड़की में हैं? देखिए, मैं प्रदीप भैया की बहुत इज्जत करता हूँ पर्सनल लेवल पे जी, लेकिन अगर जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाए तो मेरा ये मानना है कि रुड़की जितना डेवलप कर सकता था वह उतना डेवलप नहीं कर पाया जी। इसके पीछे प्रदीप बत्रा जी के भी भैया के कई कारण हो सकते हैं, क्या पता उनको गवर्नमेंट से सपोर्ट ना मिला हो, लेकिन मेरा मानना ये है कि इसके पीछे सबसे जो प्रथम कारण है वो लैकिंग विजन का है जी। एक काम को करने के लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए विजन, कि आप उस काम को किस तरीके से करेंगे, उसका क्या एक रोड मैप होगा, वो मेरे को लगता है आज तक रुड़की में किसी भी जनप्रतिनिधि ने कोई तैयार नहीं किया है। ठीक है। कल एक छोटा सा मेरा इंटरव्यू हो रहा था जिसमें बात हो रही थी कि रुड़की में गड्ढे हो रहे हैं, जल भराव की समस्या हो रही है, तो उनको भी मैंने यही बताया कि पहले एक रोड मैप तो तैयार करवाइए आप। और पूरे वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट एजेंसीज हैं, इंडिया में बेस्ट से बेस्ट एजेंसीज हैं, न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ हैं जहाँ पे
मतलब वाटर नॉट इवन फॉर अ सेकंड रुकता है जी। तो आप क्यों नहीं कोई ऐसे कंसल्टेंट्स हायर करते हैं जो हमारी एक रुड़की का रोड मैप बना पाए और उस रोड मैप को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो आप मानते हैं कि रुड़की डेवलपमेंट की ओर है? आप मानते हैं इस बात को सर? फिलहाल तो मैं नहीं मानता रुड़की डेवलपमेंट की ओर है। रुड़की को एक एजुकेटेड, एक विजनरी नेता की जरूरत है जी। तो आप क्या करेंगे अगर आपको मौका देती है, तो आपका नजरिया क्या होगा सर? क्योंकि पहले वादे कर लेते हैं फिर वो पूरे नहीं होते, वो चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, यही किया है सर। तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं भी आज आपके आगे कोई झूठे वादे कर दूं, उस बात से कोई फायदा नहीं है। कल को फिर मुझे बैकआउट होना पड़े, कोई फायदा नहीं है उस बात का। अगर मैं कभी जनप्रतिनिधि के रूप में चुना जाता हूं, मैं सबसे पहले प्राथमिकता दूंगा रिसर्च को। ठीक है, पहले होनी चाहिए रिसर्च, पहले एक मैप तैयार होना चाहिए कि हमारे पास ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को इस तरीके से समाधान किया जा सकता है। और समाधान हम नहीं दे सकते जी। समाधान के लिए हमारे पास सीबीआई जैसी एजेंसीज है, IIT जैसी एजेंसीज हैं, और भी बहुत एजेंसीज हैं। हम किसी कंपनी को हायर कर सकते हैं, फिर एक उसका बनाया जाए रोड मैप, और उस रोड मैप को फिर धरातल पे लाया जाए। लेकिन अगर हम एक गड्ढा हुआ है, एक गड्ढे को एक बार भर दिया, काम खत्म हो गया, ऐसे काम नहीं चलता। एक उसके लिए प्रॉपर एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है कि इस 5 साल का एक आपको टेन्योर मिलता है, उस 5 साल की आपको पूरी प्लानिंग करके चलना चाहिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर कि इस 5 साल को मैं इस शहर को इस तरीके से लेके जाऊंगा। आपने रिसर्च की बात की, शिक्षण संस्थान की बात की, IIT की बात की, लेकिन जो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है सर, वो बंद होने की कगार पर हैं, और जो बच्चे हैं उसमें एडमिशन नहीं ले रहे हैं। उनके जो ड्रेसेस हैं उनके पास उतने ही पैसे नहीं है जो ड्रेसेस पहन ले। तो सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बंद होने के कगार पे है सर? मैं अभी 4-5 दिन पहले ही शेरपुर में एक प्राथमिक विद्यालय उसमें गया था, तो उसमें मैं कुछ प्रिंटर के रूप में एक सहयोग दे के आया क्योंकि सर बात रोक के कहूँगा, सरकारी नौकरी तो चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए। सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी स्कूल नहीं चाहिए, और सरकारी नौकरी के साथ साथ वहाँ काम भी नहीं चाहिए कि वहाँ पे हम खाली बैठे रहें। तो इसके सरकारी स्कूल्स की जब बात आती है, तो मैं गया, एक स्कूल में गया, वहाँ मैंने देखा 4 टीचर्स हैं, एक प्रिंसिपल है, बच्चे वहाँ केवल 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई वो नहीं हुआ ना। सरकार का जो ये पैसा है, ये जनता का ही तो पैसा है, ये कोई सरकार अपने पास से तो बना नहीं रही है। टैक्स के रूप में जनता से ये पैसा लिया जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए ताकि इसका लाभ जनता तक पहुँच पाए। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि भाई गड्ढा मुक्त होना चाहिए, पूरा उत्तराखंड गड्ढा मुक्त होना चाहिए, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि हर सड़क पर गड्ढे हैं सर। तो कैसे मुक्त होगा ऐसे? जो जनप्रतिनिधि हैं, जो रुड़की जनप्रतिनिधि हैं, जिला हरिद्वार के जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व बनता है ना सर, तो वो काम क्यों नहीं कर पा रहे उस स्तर पर? देखिए, वो काम मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं ना प्रदीप भैया की आलोचना कर रहा हूँ, ना बीजेपी की कर रहा हूँ, ना कांग्रेस की कर रहा हूँ। सभी की सरकारें आती है, सभी की सरकारें जाती है, लेकिन माहौल ऐसा ही बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती इसमें हमारी भी है। हम पार्टी विशेष को वोट करते हैं, अगर हम व्यक्ति विशेष को वोट करने लग जाएं, हम एक व्यक्ति जो उसका विजन हो, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, जिसे पता हो कि किस तरीके से सुचारू रूप से आप एक शहर का विकास कर सकते हैं, उसे चुने, तो तभी इस शहर का डेवलपमेंट हो पाएगा। यदि हम जाति, तो आप क्या लगता है कि जाति धर्म पर आज भी इलेक्शन जाति धर्म पर लड़ा जाता है? बिल्कुल हो रहा है। विकास पर नहीं लड़ा जा रहा है। आज भी कहाँ लड़ा जा रहा है? आज भी एक हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है, लोअर कास्ट को अपर कास्ट से लड़ाया जा रहा है, गरीब को अमीर से लड़ाया जा रहा है। जब तक इस तरीके की राजनीति इस देश में बनी रहेगी, इस देश का विकास होना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपके नजरिए में रुड़की में कौन सा जनप्रतिनिधि ईमानदार है? पहले सुरेश चंद्र जैन रहे हैं, अब प्रदीप बत्रा है, तो आप किसे ईमानदार मानते हैं? सुरेश चंद्र जैन को ईमानदार मानते हैं या प्रदीप बत्रा को? देखिए, मैं कोई इस बात को जज करने वाला नहीं हूँ। आपके नजरिए से कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सर, आपके नजरिए से। सुरेश चंद्र जैन जी मेरे दादाजी हैं जी, तो कहीं ना कहीं मेरा सहानुभूति या मेरे रिस्पेक्ट उनके लिए हमेशा ज्यादा रहेगी। ठीक है, उनके उंगली पकड़ के मैं बड़ा हुआ हूँ। प्रदीप भैया भी मेरे बड़े भाई के समान है। मैं किसी की यहाँ पे पर्टिकुलरली आलोचना बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आलोचना तो प्रदीप बत्रा की हो रही है, सुरेश चंद्र जैन पर किसी ने सवाल उठाया ही नहीं कभी। उन्होंने काम किया है, बताते हैं आज लोग। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात सही है कि सुरेश चंद्र जैन जी जो मेरे बाबा जी हैं, मेरे दादाजी हैं, उनके द्वारा बहुत काम कराए गए। जो आपका ये पूरा जो पटियाला लस्सी के पास का जो पूरा मार्केट है, वो पूरा उनके द्वारा बनाया गया। उन्होंने एक प्रयास किया था कि रुड़की को वो सिस्टमाइज्ड कर पाए जी, तो वो प्रयास तो केवल उन्हीं के द्वारा किए गए। प्रदीप भैया द्वारा भी कुछ कार्य करे गए होंगे, बट एक सिस्टमैटिक तरीके से शायद वो कार्य नहीं कर पाए। उसके पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं। अच्छा, रुड़की में जल भराव की समस्या प्रमुख समस्या है। यशपाल लाड़ा कहते हैं कि जल भराव तब तक नहीं रुक सकता जब तक उजाड़ कर दोबारा रुड़की बसाई नहीं जाती।
क्योंकि अंबर तालाब की बात उन्होंने कही थी कि अंबर तालाब में पानी भरेगा ही भरेगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा इधर उधर का पानी आता ही है। तो आपका नजरिया है कि भाई उजाड़ कर ही बनाया जाएगा या वैसे ही सिस्टम सही हो जाएगा? नहीं, देखिए, वैसे सिस्टम को ठीक करना तो बहुत मुश्किल काम है, ये किसी भी एजेंसी के लिए मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम एक अच्छी एजेंसी का सहयोग ले पाए तो जो वो उजाड़ने वाली बात है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। बहुत कम परिवार उससे इफेक्टेड होंगे और पूरी रुड़की की जो जल भराव की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन सर, पानी तो दिल्ली में भरता है, रुड़की को फोकस करते हैं लोग, पानी दिल्ली में भरता है, बेंगलुरु में पानी भरता है, चंडीगढ़ में पानी भरता है। अगर रुड़की में भर गया तो फिर क्या हो गया? नहीं, तो पानी भरना और पानी वहां से एकदम निकलना, निकासी होना की बात करिए, दो बात है। बिल्कुल बिल्कुल, निकासी की बात करिए। आपको ऐसा एक प्राविधान करना चाहिए, ऐसी एक प्लान करना चाहिए कि जो निकासी है पानी की वो तुरंत निकासी हो जाए। कई मल्टीनेशनल सिटीज आप देखिएगा, वहाँ पे हमारे से ज्यादा बारिश होती है, लेकिन निकासी का सिस्टम उन्होंने इतना अच्छा बना रखा है कि वहाँ पे 1 मिनट में सारा पानी जो भी स्ट्रीम्स हैं उसकी उसमें चला जाता है। हमारे पास ऑलरेडी सोनाली नदी जैसी एक स्ट्रीम है, तो क्यों नहीं हम निकासी का सिस्टम कुछ ऐसा बना पा रहे हैं कि वो जो पानी जल भराव के कारण भर रहा है वो तुरंत निकासी होकर निकल जाए और आम जन को उसका नुकसान ना सहना पड़े। और रुड़की को सबसे ज्यादा नुकसान ये भी हो रहा है सर, जो पुल है सोलानी का वो ऊपर से बंद हो रखा है, वहाँ से जो हैवी वाहन है वो निकलते नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं सुबह के टाइम हैवी वाहन यानी ट्रैक्टर तो निकल जाते हैं, लेकिन बसेस नहीं निकलती जिनका वजन उनसे कम होता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है सर? क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ पर है, जिला हरिद्वार के सांसद यहाँ पर हैं, लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या पुल बनना चाहिए या रफ्ता बना के उसी पे वो चले? ये तो एक विडंबना है, 2 साल से एक पुल नहीं बना पा रहे हैं। बाहर जाइए, मल्टीनेशनल सिटीज में जाइए, दिल्ली देख लीजिए, आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? 3-3, 6-6 महीने में ओवर ब्रिजेस बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे 2 साल हो गए, अभी तक कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने मैं खुद क्योंकि एक टेक्नीशियन नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन मैंने किसी की राय ली तो उनका कहना ये था कि हम इस जो ब्रिज बना हुआ है इसी को बीम व कॉलम डाल के मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? और अगर नहीं कर सकते तो नया ब्रिज बनाने में भी क्या इतना टाइम लगता है? 6 महीने के अंदर एक नया ब्रिज बन के तैयार हो जाता है। और ये एक बेसिक नेसेसिटी है रुड़की की। ये रुड़की शहर को हरिद्वार से कनेक्ट करता है, जहाँ पे सारे स्कूल्स हैं। बच्चों को रोज ट्रैवल करना है, बच्चों को रोज 10-10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ रहा है, बेचारों को धूप का सामना करना पड़ रहा है, लेट हो रहे हैं वो, उनका सारा शेड्यूल बिगड़ रहा है। लेकिन इस पे कोई जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है, सरकार इस पे कुछ नहीं देख रही है, ब्यूरोक्रेसी इस पे कुछ नहीं देख रही है। तो ये एक आप मानते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है। तो जो पुल बन रहे हैं वो टूट क्यों रहे हैं सर? क्योंकि जो पहले पुल बने हैं वो 100 साल से भी ज्यादा चल रहे हैं, आज तक भी वो खड़े हैं, और जो नए पुल बन रहे हैं वो टूट जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में कहाँ आगे बढ़ा सर? ये क्या है सर? टेक्नोलॉजी में तो आगे बढ़ गया है जी, लेकिन करप्शन में भी आगे बढ़ गया है जी। मानते हैं ना आप करप्शन है? करप्शन बिल्कुल है, बिल्कुल है करप्शन। अगर आप किसी में सरकार की, फिर मैं कहूंगा ये करप्शन कांग्रेस के काल में भी था, ये करप्शन बीजेपी काल में भी है। करप्शन से अगर कोई नकार रहा है तो वह अपने आप से झूठ बोल रहा है, वह अनभक्ति में लीन है। तो व्यक्ति विशेष को वोट ना कर अगर पार्टी विशेष को वोट ना कर आप व्यक्ति विशेष को वोट करें। आप ये देखिए कि क्या ये बंदा उस लेवल पर गिरेगा कि एक पुल बन रहा है, क्या ये उसमें छोटा मोटा कमीशन खा के खुश होगा? क्या इसका घर उससे भर जाएगा? उस व्यक्ति को मत चुनिए। यदि आपको लगता है कि वो व्यक्ति पहले से संपन्न है और वो केवल आपके लिए काम करेगा या रुड़की वासियों के लिए काम करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए, चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, इंडिपेंडेंट हो, आप से हो, किसी भी पार्टी से हो। अब व्यक्ति विशेष को चुनिए, किसी पार्टी को मत चुनिए। इसका एक सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा, अगर आप जिस दिन हमने व्यक्ति विशेष को चुनना शुरू कर दिया, उस दिन पार्टियां भी उसी व्यक्ति को टिकट देंगी जो वाकई ही ईमानदार है। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर आप यहाँ से जनप्रतिनिधि बने तो आपके पीछे लोग नहीं पड़ेंगे क्या? क्योंकि बिल्कुल आपने देखा होगा सर, यहाँ पे एक ओरा बना रखा है कि यशपाल राणा के लोग ये हैं, प्रदीप बत्रा के लोग ये हैं, उसके लोग ये हैं, उसके लोग ये हैं। आपके लोग कौन है? नहीं, आपने जो बात करी है कि कभी आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, बिल्कुल आलोचना होगी, मेरी भी आलोचना करेंगे, जो विपक्षी है वो मेरी भी आलोचना करेंगे। और आलोचना से कभी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, आलोचना हमारे भारत में एक आलोचना से घबराने का ट्रेंड सा चल गया है। आलोचना से क्यों घबराना है? आप नितिन भाई कल को मेरी आलोचना करते हैं तो मुझे तभी तो पता लगेगा कि मेरे से गलती क्या हुई है। लेकिन मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि जो आपने मेरी आलोचना करी है, मैं उसको पहले, अगर वो आलोचना सही है तो उसे एक्सेप्ट करूं और वो जो मेरे अंदर कमी है उसे दूर करूं। एक इंटरव्यू में यादव जी ने कहा कि कोई भी नेता रुड़की में ईमानदार नहीं है, वोटें खरीदे जाती हैं, बेची जाती हैं, पैसे दिए जाते हैं। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं सर? क्योंकि उन्होंने दोनों ही तरफ आरोप लगाया है, प्रदीप बत्रा पर भी, सुरेश चंद्र पर भी। आप क्या कहेंगे? नरेश भैया मेरे बड़े भाई की तरह है, मैंने इंटरव्यू उनका देखा है।
मतलब कोई मैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं भी खुद ईमानदार नहीं हूँ। ये तो मैं मतलब एक उन्होंने पता नहीं किस मूड में वो इंटरव्यू देने बैठे थे, क्या सोच के वो इंटरव्यू देने बैठे थे। मैंने 2-3 बार बाबा जी के साथ हम लोग रहे हैं, सुरेश चंद्र जैन जी की अगर हम बात करें, 3 बार उनको चुनाव लड़ाया है और हम बहुत अहम भूमिका में रहे हैं उस चुनावों में। ऐसे वोट खरीदने वाली जो बात आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बिल्कुल है, फ्लेक्स के खर्चा आता है, बैनर का खर्चा आता है, झंडों का खर्चा आता है, कभी कभी पार्टी वर्करों को आपको भाई मीटिंग कर रहे हो तो भोजन खिलाना पड़ेगा। तो क्या उन्हें लगता है कि समर्पण संस्था जिसके साथ होगी चुनाव वही जीतेगा? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक समर्पण संस्थान बिल्कुल एक बहुत अच्छी संस्थान है जो रुड़की के लिए बहुत टाइम से काम करती आ रही है, अच्छे काम करते आ रही है, लेकिन और भी कई संस्थाएं हैं। लेकिन जन्म तो सर सुरेश चंद्र जैन के टाइम पे हुआ था ना सर? देखिए उसके जो समर्पण के जो एक्चुअल में जन्म है वो सुरेश चंद्र जैन जी द्वारा ही किया गया है, मेरे बाबा जी द्वारा ही किया गया, क्योंकि बाबा जी का कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक विजन बहुत अच्छा था। वो भी भगवान के आशीर्वाद से, हम एक संपन्न परिवार से हैं, उनका भी कभी ऐसा कमीशन बाजी में कभी कोई रोक नहीं रहा है। उन्होंने समर्पण को एक आगे लाया, वो उसके संरक्षण ले, लेकिन कुछ नरेश भैया के उनसे व्यक्तित्व ऐसे कुछ रिलेशंस हो गए कि वो बाबा जी को अब आगे नहीं ला रहे, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, गौरव गोयल जी ने अपना 3-3.5 साल का कार्यकाल किया है, वो भी फजीयत भरा रहा है। जितनी मीटिंग्स होती थी उसमें हंगामा देखने को मिला, चप्पल तक उठा ली गई। तो आप क्या सोचते हैं कि इस ऐसे तरह कार्य होने चाहिए, ऐसे जनप्रतिनिधि होने चाहिए कि भाई वहाँ चप्पल उठा ली है, वहाँ पे गाली गलौच हो रही है, वहाँ पे मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब एक बहुत बड़ी विडंबना। अली बाबा 40 चोर कहने लगे थे सर, कहने लगे थे उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए बहुत 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 बड़ी एक रुड़की के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये कोई घटना ऐसी वैसी घटना नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जिसे आपने 5 साल के लिए चुना है उसे पहले इस्तीफा देना पड़ रहा है। उसके पीछे के कई कारण हो सकते हैं। गौरव भैया की भी मैं उतनी ही इज्जत करता हूँ, उनके जो इस्तीफा दिया है उसके पीछे जरूर ना जरूर उनके मन में कोई कारण रहा होगा जिससे मैं प्रॉपरली वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर तथ्यों के आधार पर, तर्क वितर्क के आधार पर अगर बोर्ड चलाया जाता, सबकी बात सुनी जाए और सब मेयर की बात भी सुने, मेयर का प्रोस्पेक्ट भी सुने और जो वार्ड मेंबर है उनका प्रोस्पेक्ट भी सुने, तो ऐसा नहीं है ना सुने तो क्या करें सर? अगर आप नितिन भाई, मैं आपसे आज गलत बात कर रहा हूँ कोई, तो आपको सुनने की जरूरत ही नहीं, आप उसे अवॉइड कर दीजिए ना। ये जरूरी थोड़ा नहीं है कि उसके साथ चप्पल मारी करें आप। अगर आज मैं आपसे कुछ गलत कह रहा हूँ, आपसे मैं गाली गलौज कर रहा हूँ और आप भी मेरे से गाली गलौज करने लग जाएंगे, तो आपके और मेरे में फर्क क्या रह गया? कुछ लोग जो यशपाल राणा गुट के वो कहते हैं कि अगर नगर निगम चला सकते हैं तो यशपाल राणा चला सकते हैं, क्या आप नगर निगम चला सकते हैं सर? क्यों नहीं चला सकते नगर निगम? नगर निगम चलाने में एक प्रशासनिक पद है, वो कोई मतलब वैसा पद तो है नहीं कि मुझे कोई गुंडागर्दी करनी है या फिर मुझे कोई मतलब माफियागिरी करनी है। प्रशासनिक पद है, एक 40 उसमें वार्ड मेंबर्स बैठते हैं, उसमें एमएनए बैठते हैं और उसमें सब कर्मचारी होते हैं। मिलके क्यों नहीं चलाया जा सकता? जो जहाँ की जनता की जहाँ की समस्या है वो सामने रखी जाए बोर्ड के और उस समस्याओं पे काम किया जाए। आपस में अगर एक दूसरे की केवल खींचातानी ही करनी है तब बोर्ड नहीं चल सकता। तो ईमानदार नेता कौन है? ईमानदार नेता किस संदर्भ में आप पूछना चाह रहे हैं? सुरेश चंद्र जैन जी के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं? मैं ऑल ओवर पूछना चाह रहा हूँ कि आप किसे अपना आइडियल मानते हैं ईमानदार नेता? अगर आप मेरे से आप सही से पूछेंगे, मैं सुरेश चंद्र जैन जी अपने बाबा जी को अपना आइडियल मानता हूँ। चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रदीप भैया से मेरे कितने भी अच्छे संबंध हो, सुरेश चंद्र जैन जी से भी चाहे आज थोड़ा सा मेरे व्यक्तित्व संबंध थोड़े से बिगड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं 2002 से 2012 का जो कार्यकाल रुड़की के लिए रहा है, जितना डेवलपमेंट रुड़की के लिए उस समय हुआ है, और तब एक नया स्टेट बना था, एक नए समीकरण बन रहे थे, सबको समझने में टाइम लग रहा था हमने क्या करना है, कैसे करना है। उस समय पे उस 10 साल में जो उन्होंने कार्य किया है वो मेरा मानना है आने वाले 50 सालों में भी शायद कोई ना कर पाए। युवाओं को लेकर क्या सोचते हैं? नशे की ओर जा रहे हैं युवा, सबसे ज्यादा नशाखोरी हो रही है सर, उसको लेकर क्या सोचते हैं? बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है नशाखोरी। आपने दिन भाई बहुत अच्छे विषय पे आपने वार्ता करी है, बहुत बड़ी एक समस्या बनती जा रही है। इसके पीछे देखिए कई कारण है। एक तो आजकल का युवा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया है। उस स्ट्रेस का कारण कई चीज़ें हैं। बेरोजगारी है, मेजर जो कारण है उसका बेरोजगारी है। अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फैमिली स्ट्रेसेस हैं, जब आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, तो आप एक स्ट्रेस महसूस देंगे। एक इंटरनेट जो मोबाइल है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण है। आप इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नितिन भाई न्यूयॉर्क घूम रहे हैं, मैं बैठा हूँ रुड़की में, तो कहीं ना कहीं मेरे मन को भी लगेगा यार मुझे भी जाना है। आपकी जो अभिलाषाएं हैं वो बढ़ेंगी, तो उनसे क्या होगा, आपके मन में एक डिप्रेशन आने लगेगा। उस डिप्रेशन से बचने के लिए बच्चा क्या करता है,
उसको कहीं ना कहीं से कोई साधन मिलता है, वो नशे में जाता है, वो नशे में जाके वो उस डिप्रेशन से अपने आप को टेम्परेरी बाहर मानता है। बहुत से युवा देखे मैंने रुड़की में कि आपका नाम है उनकी जबान पर कि हाँ भाई चिरब जैन हमारे पास आए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया, चाहे वो खेल के मैदान पे दिया हो, चाहे वैसे पढ़ाई के लिए दिया हो, किसी स्तर पे भी दिया हो, लेकिन आपका नाम वहाँ पर युवाओं के साथ अब जुड़ चुका है। तो युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं सर? भाई युवाओं के लिए नशेखोरी में सबसे पहले अगर हम बात करें नितिन भाई, तो जो बंदा नशे की शिकंज में आ चुका है उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो फंस चुका है उसमें। अब हमें ये समाधान निकालना है कि उस नशे की गिरफ्त से उसे निकाला कैसे जाए। अगर आप उसका तिरस्कार करते रहोगे, उसे एक नीचता की भावना से देखते रहोगे, वो बच्चा कभी नहीं निकल पाएगा। ठीक है। और नशे में बच्चा कोई जानबूझ के नहीं फंसता है, उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि वो जब उसमें फंस जाता है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये भी अगर कभी मैं चुना जाता हूँ तो मेरा एक फर्ज बनता है कि मैं ऐसे एरियाज को, ऐसी जगहों को चिन्हित करूं, वहाँ प्रॉपर काउंसलर्स भेजूं और उन काउंसलर्स के माध्यम से उन बच्चों का ट्रीटमेंट कराऊं, ना कि उनको एक क्रिमिनल मान के उनका ट्रीटमेंट कराऊं। जी। तो हमारे साथ मौजूद थे चिरब जैन जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से वो रुड़की और रुड़की जो क्षेत्र आसपास है उसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनकी निगाहें हैं उन पर। आप क्या सोचते हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? क्योंकि कुछ गुट के जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई यशपाल राणा जैसा होना चाहिए, कुछ कहते हैं ऐसा होना चाहिए। अब आपकी वोट है, आप ही तय करेंगे कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।